जय हिंद दोस्तों। कल गुणसूत्र तक बात किए थे। मैंने बताया था कि शरीर के निर्माण में गुणसूत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र का आकार कैसा होता है? एक्स के समान होता है। मैंने कल बताया था कि गुणसूत्र का आकार कैसा होता है? एक्स के समान होता है। ठीक है। और इस गुणसूत्र के अंदर डीएनए, आरएनए तथा जीन पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने कल बता दिया था। चलिए ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर कोशिका जो है सबसे छोटी अंग है शरीर का या सबसे छोटी इकाई है? इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आज मैं बता देता हूँ। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी अंग नहीं है बल्कि छोटी इकाई है। इकाई को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो अब यूनिट क्या होता है? तो देखो, इकाई उसे कहेंगे जो अपना काम, सारा काम वो स्वयं खुद करता। ठीक है। तो सेल उसी तरह, सेल क्या है? कोशिका है। सेल का हिंदी कोशिका होता है, तो कोशिका मतलब यूनिट हो गया। इसका मतलब कोशिका भी अपना सारा काम खुद करता है। हाँ, करता है। तो कैसे करता है? मैंने बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, उसके बहुत सारे अंग होते हैं, यानी कि भाग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, उसके द्वारा वो शोषण कर लेता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? कोशिका के अंदर ही पाया जाता है ना। तो राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि करने का काम करता है। तो कोशिका किसके द्वारा अपना वृद्धि कर लेता है? तो राइबोसोम के द्वारा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया था बताया था ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, ईआर में। ठीक है। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम कर लेता है। परिवहन बोले तो मतलब ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि शरीर के अंदर ऊर्जा को बैलेंस बना करके रखने का काम आपका गोल्जी बॉडी करता है ना। सेल के अंदर ही पाया जाता है गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो जहां शरीर के अंदर जहां पे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, तो क्या करता है? गोल्जी बॉडी ही उसको बैलेंस बना के रखता है। जैसे अभी मैं जीभ से बोल रहा हूं, अगर बोलते बोलते जीभ थक जाएगा, जीभ थक जाता, अगर जैसे जीभ थक जाता तो क्या, अगर मान लिया जीभ थक गया, अगर मैं बोलता मेरा जीभ थक गया ना, मेरा पैर तो नहीं थका ना, ऐसा नहीं होता है। शरीर में जब भी एनर्जी का लॉस होता है, तो अगर आप हाथ से काम कर रहे हो या दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते क्या होता है? पैर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो और जहां पे ज्यादा एनर्जी होता है, उस एनर्जी को ले जा करके गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैर को देता है, यानी कि वो बैलेंस बना के रखने का काम करता है। तो गोल्जी बॉडी का ये काम हो गया परिवहन करना। तीसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कंकाल का काम करता है सहायता को। जैसे मैंने बताया था कि घर के अंदर जिस तरह पिलर देते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका क्या करता है? अपने को सहायता प्रदान कर लेता है। ठीक है। उसके बाद वोक्यूल्स का काम क्या होता है? जल को संग्रह करना, जल को एब्जॉर्ब करना। कोशिका के अंदर जल कहाँ होते हैं? वोक्यूल्स में होता है, जिसको हिंदी में रसदानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसदानी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जल का संग्रह करना। लाइसोसोम क्या करता है कि कोशिका के अंदर अगर कोई भी अंग मर गया हो, है ना, तो उसको क्या करता है? क्लीन करने का काम करता है। लाइसोसोम के अंदर एक इंजाइम पाया जाता है जिसको हाइड्रोलाइटिक इंजाइम कहते हैं। ये जल अपघटक इंजाइम कहते हैं। इसी इंजाइम के द्वारा इसके अंदर में अगर कोई भी शरीर इसका अंग मर गया, तो उस पर क्या करता है? जल अपघटक इंजाइम उस पर लाइसोसोम छिड़क देता है। तो छिड़कने से क्या होता है? वो गल जाता है, खत्म हो जाता है, वहां से क्लीन हो जाता है। ठीक है। ये लाइसोसोम का काम होता है। फिर न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। ये क्या करता है? सेल के अंदर जितने भी अंग होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जाके देखते रहता है। सेल, ये न्यूक्लियस का काम होता है देखते रहता है कि सब कौन अपना काम नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको करता है। अगर न्यूक्लियस का बात इनमें से अगर कोई नहीं मानता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियस वहां जाएगा, बोलेगा ए माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा का निर्माण क्यों नहीं कर रहे? अगर वो बोल दिया कि मेरा मन हम नहीं करेंगे, तो ये कुछ नहीं करता है। ये डायरेक्ट लाइसोसोम के पास चला जाता है। लाइसोसोम को बोलता है, हो चाचा माइटोकॉन्ड्रिया देखिए ससुरा ऊर्जा का निर्माण नहीं कर रहा है। तो लाइसोसोम बोलेगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण नहीं कर रहा है? जाएगा उस पे जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा और ससुरा मर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि न्यूक्लियस का बात कोई मानने नहीं करता है इसमें से ना। ये नहीं तो ये मानता है, नहीं तो गोल्जी बॉडी मानता है, नहीं तो राइबोसोम, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं तो वोक्यूल्स। अब ई जाकर के उस क्या करता है? लाइसोसोम को बोलता है ना। तो लाइसोसोम क्या करता है? सब पर एंजाइम छिड़क देता है। तो पूरे कोशिका के अंदर जितने भी भाग होते हैं सब मार जाते हैं, यहां तक कि न्यूक्लियस पर भी छिड़क देता है।
तो कोशिका के अंदर सारे भाग कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं सबके सब मर जाते हैं। और लास्ट में लाइसोसोम क्या करता है, खुद पे भी अपना इंजाइम छिड़क लेता है और खुद को भी मर जाता है। इसीलिए देखते हो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर कौन ऐसा भाग है, कौन ऐसा अंग है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। या इसे भी पूछा जा सकता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है सुसाइड में, तो लाइसोसोम को कहा जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है, सब न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ब्रोंक्यूल सब एक साथ हो जाता है, लाइसोसोम को छोड़ देता और सब ससुरा पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगता है कि हम काम नहीं करेंगे। लाइसोसोम को गुस्सा आ जाता है, अच्छा बेटा काम नहीं करेगा, सब पे इंजाइम छिड़क देता है, जलबघटक इंजाइम, सब ससुरा मर जाता है। ठीक है, और लास्ट में अपनों पे छिड़क के मर जाता है और बोलता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, समझ गए, ये हो गया आपका कोशिका का काम। अब आगे समझते हैं कि कोशिका के अंदर तो भैया बहुत सारे अंग पाए जाते हैं बाबू, पता है आपको भी, मैंने बता दिया पिछले भाग में है ना कि कोशिका के अंदर बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये जानना है कि कोशिका का कौन सा अंग कहाँ पाए जाते हैं, जैसे जंतु में कौन सा अंग पाए जाते हैं और पादप के अंदर कौन सा अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ लिख दिया है मैंने जंतु कोशिका एक तरफ पादप कोशिकाएं। ठीक है, जो जंतु कोशिकाएं में केवल जंतु कोशिकाएं में पाया जाता है, जो मैंने उसको इधर लिख दिया है। पादप के अंदर जो पाए जाते हैं ओनली पादप के अंदर मैंने इधर लिख दिया है, और जो दोनों में पाए जाते हैं वो मैंने बीच में लिख दिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जंतु के अंदर जो कोशिका पाया जाता है, जो सेल पाया जाता है, वो थोड़ा छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? छोटा। लेकिन पादप के अंदर जो सेल पाए जाते हैं उसका आकार वो थोड़ा बड़ा होता है। वो क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये तो वो कोशिका छोटा और बड़ा। और जंतु के अंदर जो कोशिका होता है ना, वो उसका आकार थोड़ा गोल होता है, गोल टाइप का होता है। गोल होने के साथ साथ थोड़ा छोटा होता है, जो मैंने बता दिया। तो जंतु के अंदर जो कोशिका पाया जाता है उसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। जबकि पादप के अंदर जो आकार होता है कोशिका का वो थोड़ा चौकर होता है, कि चौखुट टाइप के होता है, जिसको चौखुट बोलते हैं ना, उसी को चौकर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, जंतु के अंदर रसदानी जो होता है, वोक्यूल्स होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? देखिए, जंतु को जो है जल की आवश्यकता पौधों की अपेक्षा कम पड़ता है कि नहीं? तो रसधानी जो है पादप कोशिकाओं में उसकी रसधानी जो होता है बड़ा होता है, क्योंकि पौधों को जंतु की अपेक्षा ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसका रसधानी थोड़ा बड़ा होता है। किससे? जंतु कोशिका की अपेक्षा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, जंतु के अंदर सिलिया फ्लैजिला पाया था। सिलिया फ्लैजिला मैंने बताया था कि कोशिका के बाहर बाल जैसी संरचना में स्थित होता है ना, बाल जैसी संरचना में स्थित रहता है। तो जिसका आकार थोड़ा छोटा रहेगा उसको सिलिया कहते हैं, और जिसका आकार थोड़ा बड़ा होता है उसको फ्लैजिला कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि कोशिका के बाहर जो तरल पदार्थ होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, इतना ही नहीं, ये क्या करता है? कोशिका को मोशन भी देता है, गति भी प्रदान करता है, तथा जो स्पर्म होते हैं उसको भी गति प्रदान करता है। तभी क्या करता है? कोशिका जो स्पर्म होते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला समझ में आ गया? तो सिलिया और फ्लैजिला जो है ओनली जंतु में पाए जाते हैं, पादप में नहीं पाए जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, सिलिया और फ्लैजिला के जगह पे इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड पिछले भाग में पढ़ाया था कि प्लास्टिड का हिंदी लवक होता है। लवक के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, पादप में यानी कि पेड़ पौधों में क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है? हरित लवक। हरित लवक क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या? क्लोरोफिल तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। उसी के वजह से पौधों की पत्तियां क्या होता है? हरी होता है। और उसी हरापन के वजह से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा क्या करता है? अपना भोजन का निर्माण करता है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पौधा क्या करता है? अपना भोजन का निर्माण करता है। दूसरा है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या करता है? भोजन को संग्रह करके रखने का काम करता है, कि अगर कभी आपातकाल पड़ जाए तो उस समय लीकोप्लास्ट के अंदर जो भोजन संग्रह रहता है पौधा उसी को क्या करता है? यूज करता है ना, अपनी वृद्धि को कायम रखता है उसी के द्वारा। लीकोप्लास्ट के अंदर जो भोजन संग्रह रहता है, समझ में आ गया? जैसे पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पौधों की पत्तियां झड़ जाती है। तो अब सब लोग जानते हैं कि पौधा जो है अपनी पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। तो जब पतझड़ के मौसम में उसकी पत्तियां झड़ जाती है तो पौधा भोजन नहीं बना पाता है। तो
लीकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को पहले से संग्रह करके रखता है। क्योंकि पौधा जानता है कि पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां को क्या करता है, झाड़ देता है, तो भाई उसको भोजन की तो जरूरत है। अगर उसको उस वक्त नहीं मिल पाएंगे तो सारे पौधों की मृत्यु हो जाएगा। तो लीकोप्लास्ट क्या करता है, उसी पौधे के अंदर ही पाया जाता है, वो भोजन को संग्रह कर लेता है। समझ में आ गया? गुड। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये रंग प्रदान करता है। जैसे मैंने कल बताया था गाजर कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग होता है, सब जैतोफिन ये सब वगैरह बताया था, टमाटर का रंग जैतोफिन की वजह से होता है। वो आप पिछले भाग में वीडियो उसका देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को काम अभी बतेवे किए थे कि क्या करता है, कोशिका के अंदर जो भी काम नहीं करता है उस पर एंजाइम छिड़कता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको इंग्लिश में हाइड्रोलेटिक एंजाइम कहते हैं और हिंदी में जलभ घटक, जो काम नहीं करता है उस पर सीधे छिड़क देता है। ठीक है, और लास्ट में जब सब पे जब छिड़क देता है तो खुद पे भी छिड़क के ससरा सुसाइड कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड गेग भी कहा जाता है और आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक। अब देखिए सेल वॉल, मैंने बताया था पार्ट 2 में बताया था कि कोशिका के बाहर इस आकार, इस टाइप से एक और दीवार होते हैं जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो सेल वॉल कहते हैं। वॉल मतलब दीवार होता है। ठीक है, तो कोशिका के बाहर इस संरचना में एक और दीवार होते हैं जिसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है बाबू सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? पादप में। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, आकार तथा सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका को। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखना कि दोनों में कौन सा अंग पाए जाते हैं। ये तो बताया था जो केवल जिसमें पाया जाता है उसके बारे में बताया था कि जंतु में कौन कौन पाए जाते हैं और पादप में कौन कौन। लेकिन कुछ अंग ऐसे होते हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु की भी कोशिकाओं में और पादप की भी कोशिकाओं में। तब समझना है झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दोनों में पाए जाते हैं, पादप में भी पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में भी और जंतु कोशिकाओं में, दोनों में झिल्ली पाए जाते हैं। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। तो ऊर्जा तो भाई दोनों को चाहिए ना, जंतु को भी चाहिए और पेड़ पौधों को भी चाहिए। बिना ऊर्जा के पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे और जंतु भी नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। और प्रोटीन जरूरी क्यों है, क्योंकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि में प्रोटीन की ज्यादा भूमिका होती है। तो प्रोटीन तो दोनों को चाहिए अपनी वृद्धि के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो राइबोसोम दोनों को चाहिए। और एंडी रेटिकुलम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने ER शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, सहायता भी देता है ना, कि कोई भी कोशिका का कोई भी अंग आपस में लड़ नहीं जाए। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सबको फर्क रखता है, बोलता है सब ससुरा दूर में रहेगा, कोई आपस में नहीं सटेगा। इसीलिए ये क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बीम का काम करता है। जैसे छत के अंदर बीम होता है ना, अंदर से देते हैं ना, वही ये काम करता है, नहीं सहायता प्रदान करता है कोशिका के अंदर। ठीक है, इसका इतना ही काम होता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, परिवहन करना। जैसे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो शरीर के जिस अंग में, है ना, शरीर के जिस अंग में ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है तो गोल्जी बॉडी है ना। जैसे अभी हम जीभ से बोल रहे थे, जीभ को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीभ का ही ऊर्जा खत्म होगा, शरीर का हाथ का ऊर्जा बचा रहेगा, पैर का बचा रहेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। पूरे शरीर की ऊर्जा को बैलेंस बना करके रखने का काम आपका गोल्जी बॉडी ही करता है। अभी जीभ को ज्यादा ऊर्जा चाहिए अभी, तो क्या करेगा, जैसे पैर बड़ा होता है तो पैर में ज्यादा ऊर्जा होगी, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा सेल, तो वहां से क्या करेगा गोल्जी बॉडी, पैर से, है ना, शरीर के नीचे से लेकर के ऊपर तक के क्या एनर्जी को, ऊर्जा को बैलेंस बना के रखता है और जीभ तक पहुंचाता है। ताकि अभी जीभ तो ज्यादा काम कर रहा है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो बैलेंस बनाने का काम करता है। कौन, गोल्जी बॉडी। तो भाई दोनों में ये करता है परिवहन। ठीक है, पेड़ पौधों को भी चाहिए परिवहन, उसे भी तो ऊर्जा की जरूरत होती है। जंतु को भी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे आदमी हो, चाहे गधा हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, दोनों को चाहिए ऊर्जा। घोड़ा दौड़ता है तो उसको भी तो ऊर्जा जरूरत है, तो भाई उसके शरीर में भी तो बैलेंस बनाने वाला कोई होना चाहिए, ऊर्जा को बैलेंस बना के रखने वाला। तो गोल्जी बॉडी जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? केंद्रक न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है भाई, जंतु में भी और पादप में भी। न्यूक्लियस जो है कोशिका का ब्रेन कहा जाता है ना, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है कि कोशिका के अंदर अगर कोई भी अंग खराब हो गया तो उसको पुनर्निर्माण करने का काम यही करता है।
विभाजन करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है भैया दोनों में पाया जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना है कि पादप में जो पौधे छोटे होते हैं उसमें ओनली सेंट्रोसोम होते हैं, बड़े पौधों में सेल प्लेट होते हैं। क्या होता है? सेल प्लेट के द्वारा ही पौधे क्या करता है, जो क्षति होता है इसको पूर्ति करता है। पुनर्निर्माण का काम किसके द्वारा करते हैं? सेल प्लेट के द्वारा। कब? जब पौधे बड़े हो जाते तब। लेकिन जब छोटा रहेगा तो सेंट्रोसोम। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधों में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, तो हाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बता देना आपको। तारक काय समझ में आ गया? सेंट्रोसोम का तारक क्या होता है एक बार फिर से हम ऊपर से नीचे समझा देते हैं। ठीक है, इधर जो है जंतु कोशिका, इधर ये वाला जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। ठीक है, तो जंतु कोशिका के अंदर जो केवल जंतु के अंदर जो पाया जाता है मैंने उसका भाग इधर लिख दिया है, और पादप कोशिका का भाग जो केवल पादप में पाया जाएगा इधर, और जो दोनों में पाया जाएगा मैंने लाल कलम से इसको घेर दिया और बीच में लिख दिया सेल। जंतु के अंदर जो कोशिका पाया जाता है वो थोड़ा छोटा होता है और इसका आकार गोल होता है। छोटा होने के साथ साथ क्या होता है? गोल होता है। ठीक है, जबकि पादप के अंदर जो कोशिका पाया जाता है वो थोड़ा बड़ा होता है और चौकड़ होता है, मतलब चौड़ा जिसको बोलते हैं ना, चौड़ा। ठीक है, जंतु कोशिका के अंदर जो वोक्यूल्स पाए जाते हैं, रसदानी जो जल को संग्रह करने का काम करता है वो थोड़ा छोटा होता है, और पादप के अंदर जो रसदानी होती है यानी कि वोक्यूल्स वो बड़ा होता है। क्योंकि पौधों को जंतु की अपेक्षा ज्यादा जल की आवश्यकता किसको होती है? पौधों की आवश्यकता होती है। एक बात और यहाँ पे आप सवाल आपके मन में उठता होगा कि जंतु में केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है जबकि पौधों में कोशिका भित्ति क्यों पाया जाता है? बाबू देखो, पौधा जो है जंतु की अपेक्षा काफी बड़ा होता है, तो उसके अंदर सेल भी बड़े होते हैं। तो सेल के अंदर जो अंग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वोक्यूल्स हो, गोल्जी बॉडी, उसका भी आकार बड़ा होगा। तो क्या करता है कोशिका झिल्ली जो है ना उसके आकार को क्या करता है? वजन होने की वजह से कोशिका झिल्ली उसको रख नहीं पाता है, इसीलिए उसके पास कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला क्या होता है? कोशिका के बाहर एक बाल जैसी संरचना में स्थित होता है इस टाइप से। तो जो छोटा होगा उसको सिलिया कहते हैं, जो थोड़ा आकार में बड़ा होता है उसको फ्लैजिला कहते हैं। सिलिया और फ्लैजिला का काम क्या होता है कि कोशिका के बाहर जो तरल पदार्थ होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। समझ में आ गया? इसका और भी वर्क होता है, और वर्क क्या होता है? कोशिका को गति प्रदान करता है तथा स्पर्म को भी गति प्रदान करता है, तभी तो स्पर्म आगे बढ़ पाता है। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला। जबकि सिलिया और फ्लैजिला पादप में नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, मालूम है लाइसोसोम के बारे में, है ना? लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं जबकि पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड का हिंदी लवक होता है। लवक जो है ओनली पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो है 3 टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। और लिकोप्लास्ट का काम क्या होता है? भोजन का संग्रह करना। और क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है? रंग प्रदान करना। समझ में आ गया? अब देखना है कि कौन ऐसा अंग है जो दोनों में पाए जाते हैं, जंतु और पादप दोनों में। सबसे पहले झिल्ली, कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाए जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जंतु, यानी कि पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का जरूरत पादप तथा जंतु दोनों को होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। तो भाई प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि में ज्यादा महत्व उसका होता है, ज्यादा भूमिका होती है ना? तो राइबोसोम भाई पादप कोशिकाएं तथा जंतु कोशिकाएं दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम यानी कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलर का एक भाग है ना? गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? परिवहन करना होता है। ऊर्जा, दोनों को ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ऊर्जा को बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। केंद्रक जिसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, तो दोनों को चाहिए ना भाई, सबको कंट्रोल करने वाला तो दोनों को चाहिए ना, आने तो जिसका जो मन होगा वो करेगा, ऐसे तो भाई नुकसान होगा ना। तो इसीलिए केंद्रक दोनों में चाहिए, है ना? सेंट्रोसोम का काम क्या होता है कि कोशिका के अंदर कोई भी अगर कमी हो जाए तो उसे क्या करता है? पूरा करने का काम करता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है पादप में भी और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप में ओनली छोटे पौधों में पाए जाते हैं सेंट्रोसोम, जब बड़े पौधों में सेल प्लेटलेट पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए।